इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता तक बता दिया था आपको, ऋग्वैदिक सभ्यता, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जो भी आप 600 से 1000 से 600 बीसी तक का है, और ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया होगा मैंने, जो 1500 से 1000 बीसी तक का है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का काल है, ठीक है। उसमें कैसे लोग रहते थे, न्याय व्यवस्था कैसी थी, खान पान कैसा था, किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे, किस तरह से बसावट थी, क्या क्या पढ़ाई करते थे, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो ये सैनिक व्यवस्था कैसी थी, कहाँ कहाँ रहते थे, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं। और वो स्रोत क्या क्या रहे, हाँ, ज़्यादातर हम स्रोतों को आप कह सकते हो कि वो स्रोत एक ग्रंथ की तरह मतलब कहीं न कहीं लिखे हैं। जैसे वैदिक सभ्यता के सबसे बड़े स्रोत अपने वेद हैं। वेदों को कैसे-कैसे पढ़ा गया है, कौन पढ़ता था, तो उसको क्या बोलते थे, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे इतिहास जानना हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि इतिहास आपको इतिहास जीने की कला सिखाता है। आपको ये बताता है कि जो गलतियाँ पहले भविष्य में हुई, सॉरी भूतकाल में हुई हैं, पास्ट में हुई हैं, आपके इतिहास में हुई हैं, वो भविष्य में ना हो। वो लोग कैसे जीते थे, उनकी क्या कला थी, रहन-सहन क्या था, खान-पीन क्या था, कैसे प्रकृति के साथ रहते थे, कैसे अपने आप की रक्षा किया करते थे, तो सारी चीज़ें हैं जो इतिहास ही बताता है आपको। तो ये तो हर स्टूडेंट ही को नहीं, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे लगता है कि सबको ही पढ़ना चाहिए। इतिहास इंसान को इंसान बनाने का बोलते हैं ना, बहुत अच्छा काम करता है। एक ज्ञानी, अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, तो आपको इतिहास की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, अच्छा वक्ता बनने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी टॉपिक की, ये है महाजनपद। महाजनपद ये शब्द अंगुत्तर निकाय में मिला है, इनके बारे में बताया गया है, और वो क्या है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये अक्सर लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि लूसेंट में लिखा हुआ है, जो लूसेंट में लिखा होता है वो लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें इनकी लोकेशन पढ़नी है, कहाँ कहाँ है, कितने हैं, एक बार इनके बारे में ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि लिखना पड़ता है, ठीक है। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन इकाइयाँ, मतलब जो प्रशासनिक इकाई, अब जैसे अभी राज्य है ना, भारत देश है, उसमें छोटे छोटे राज्य हैं, 28 राज्य इस समय, और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई। ऐसे ही उस समय एक राज्य की, एक साम्राज्य की ये महाजनपद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, प्रशासनिक इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना गया, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, 10 20 50 साल ऊपर चल जाता है, लेकिन ये फिक्स तो कुछ है नहीं कि 1000 से 600 के बीच में, लेकिन इसको उत्तर वैदिक काल माना गया। उत्तर वैदिक काल में भी कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उसके बाद पैदा होते हैं ना, तो बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का कई बार उल्लेख हुआ है। ये निम्नलिखित, मतलब इनके बारे में बात करते हैं, अंग के बारे में बात करते हैं। यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित है। ये जो अंग था, मगध के पश्चिम में स्थित था। इसमें आधुनिक बिहार में मुंगेर और भागलपुर के जिले थे। तो कर्ण को क्या बोलते हैं, अंगराज, अंगराज बोलते हैं ना। तो कर्ण को दुर्योधन ने अंग का चित्र दिया था, जो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर है। जो कर्ण वहां का राजा था अंग का, और अंग कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर बिहार का क्षेत्र पड़ता है। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती है। ये बताते, मगध और अंग राज्य बीच में चंपा नदी बहती थी। चंपा इसकी राजधानी का भी नाम था। तो अंग की राजधानी का नाम क्या है, चंपा। ये आपको याद रखना, अंग की राजधानी का नाम है चंपा। यह उस काल के व्यापार व सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था, मतलब फेमस तो होगा यार। उस समय व्यापार के लिए आप कह सकते हो कि वहाँ की कल्चर, सभ्यता, कैसे लोग रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। सभ्यता बहुत सारी चीजों को अपने आप में समाहित करती है। सभ्यता छोटा शब्द है, लेकिन सभ्यता इंसान की पूरी जीवन को दिखा देती है, कैसे जीता आदमी। एक प्रसिद्ध केंद्र, सेंटर रहा है फेमस। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ करते थे। अंत में यह मगध में विलीन हो गया, क्योंकि जितने भी महाजनपद हुए, 16 हुए, 16 में सबसे शक्तिशाली उस समय का था, जिसके बारे में ज्यादा सबूत है, वो मगध है। तो धीरे धीरे करके अंग लड़ता रहा मगध से, वो मगध में शामिल हो जाता है, या कह सकते हो एक तरह से मगध की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब बात करते हैं मगध की। इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भू प्रदेशों पर था। जो पटना और गया का जो क्षेत्र है वो इस मगध में आता था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी, मतलब इसकी प्राचीन जो राजधानी पुरानी वो थी गिरिब्रज। बाद में कौन सी बन गई, राजगृह, वो पाटलिपुत्र राजधानी बनी। पहले गिरिब्रज थी, आपको याद रखना है, फिर राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी, ठीक है। प्रारंभ में एक छोटा राज्य था, इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध काल के समय में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। तो इस समय जो 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे बुद्ध काल के टाइम पे, वो भी बताएंगे। तो उस समय एक पावरफुल ये राजतंत्र था। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी, इसकी लोकेशन कहाँ है। ये पटना और गया की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आता था मगध। इसकी पहली राजधानी गिरिब्रज थी, दूसरी राजगृह थी, तीसरी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। काशी की बात करते हैं। महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था काशी। महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल काशी को बताते हैं। इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसकी राजधानी वर्तमान जो बनारस है, वाराणसी, वो इसकी राजधानी थी, जो अपने वैभव, ज्ञान और शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। भाई काशी तो आज भी अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। भगवान भोले की नगरी है, और लोग एक से एक बड़े विद्वान वहां रहते हैं, संत लोग वहां रहते हैं,
पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं, और आप कह सकते हो बहुत सभ्य लोग भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ की भाषा बहुत अच्छी है, लोगों का बात करने का तरीका अच्छा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसको एक वैभव और ज्ञान विक्रय, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो ज्ञान और शिल्प का प्रसिद्ध केंद्र रही है काशी। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गई। तो कौशल राज्य में विलीन हो जाती है, आपको याद रखना है। तो काशी के बारे में पढ़ेंगे। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और यह अपने सबसे शक्तिशाली थी, और अपने ज्ञान और शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। उसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज जो काशी है वही पहले काशी थी। वत्स की बात करते हैं। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। और कौशाम्बी इलाहाबाद से 48 किलोमीटर दूर है। कौशाम्बी की लोकेशन है इलाहाबाद से 48 किलोमीटर दूर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, जो ऊपर आया। पहले उसकी राजधानी क्या थी? मगध की सबसे पहली थी गिरिब्रज, फिर कौन सी आई? राजगृह, फिर बाद में पाटलिपुत्र। तो आपको याद रखनी चीजें। तो बुद्ध के समय जो राजा उदयन था वो वत्स का राजा था, वत्स महाजनपद का राजा था, जो बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी था। जो मतलब उदयन तो अपने आप में, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे किस राजा ने क्या किया, किसकी पावर कितनी थी, किसके पास कितनी सेना थी। राजा का शक्तिशाली होना मतलब उसकी सेना कितनी है, उसके बाद आर्थिक व्यवस्था कैसी, उसकी धन कितना है, उसके पास राज्य कितना बड़ा। ये 3-4 चीजें हैं जो किसी राजा को पावरफुल दिखाती हैं। जो बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी था, उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। तो जैसे ही उदयन मरता है, वत्स राज आप कह सकते हो, वत्स जो महाजनपद है वो अपने ढलान की तरफ चला जाता है, और मगध ने इसको अपने अधीन कर लिया था। अब कह सकते हो मगध की कंट्रोल में आ गया था लास्ट में ये। अब बात करते हैं बज्जी की। यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बसता। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी का जो क्षेत्र है उत्तर वाला, वह नेपाल की पहाड़ियों तक बज्ज प्रसिद्ध है। पश्चिम में गंडक नदी है इसकी, और पूरब में संभवतः इसका विस्तार कोसी तक का है। तो आप ये बोल सकते हो गंडक और कोसी के बीच का जो क्षेत्र है वो बज्ज माना गया वहां पे। और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों का था। जो महानंदा जो नदी है उसके जंगल, तो भाई जंगल तो आज भी, जंगल पहले भी होंगे, तो उसका लोकेशन पता चल रही है, वो जंगलों तक था। ये एक संघात्मक गणराज्य था, इसमें संघ बने हुए छोटे छोटे। बज्जी था, बज्जी एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। मतलब 8 कुलों से बना था, ये आपको याद रखना। ये यहाँ एक यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनता है कि बज्जी एक संघात्मक गणराज्य था, यही लाइन लिखी आएगी। तो आपको बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ना है। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। जब बुद्ध और महावीर आए, पहले महावीर आए बाद में बुद्ध आए, पहले जैन धर्म आया बाद में बौद्ध धर्म आया, आपको ध्यान रखना है। तो उस समय क्या था, ये बहुत पावरफुल था बज्जी। बाद में मगध के शासक ने इससे अपने राज्य, देखो मगध के ने बज्जी को मिला लिया, मगध के ने वत्स को मिला दिया, ठीक है। लेकिन काशी को किसने मिलाया था? कौशल वालों ने मिलाया था। अंग को किसने मिलाया था? अंग भी मगध मिल गया था। तो मैं सबसे धीरे धीरे पावरफुल कौन सा हो रहा है? मगध, ये आपको याद रखना है। कौशल की बात करते हैं। इस राज्य का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। तो कौशल मतलब कहां था? अवध क्षेत्र, अयोध्या का क्षेत्र है आप स्पेशली कह सकते हो, जो अयोध्या के आसपास। अयोध्या तो फैजाबाद में पड़ती थी, नाम बदल दिया था, अभी नाम बदल दिया उसका, अब अयोध्या है। तो क्षेत्र वही है, क्षेत्र का मतलब 100 किलोमीटर तक आता है। जहां पे अवधी भाषा बोली जाती है वो क्षेत्र अवध का क्षेत्र है। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई। रामायण में अब कैपिटल है अयोध्या उसकी, अवध की। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया है। तो कौशल महाजनपद पर किसने शासन किया है? भगवान राम के वंशजों ने, भगवान राम ने शासन किया। इसकी राजधानी रही है अयोध्या। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती गई है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ जब बाद में लिखे होंगे उस समय इसकी राजधानी हो सकता है लोकेशन चेंज होगी, बदल गई, श्रावस्ती बन जाती है। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। ठीक है, अवंती के बारे में बात करते हैं। इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश, उज्जैन का जो क्षेत्र है एमपी वाला, वो अवंती महाजनपद का हिस्सा है, क्योंकि इसकी कैपिटल उज्जैन रही है। ये नर्मदा नदी का कुछ भाग, मतलब नर्मदा के आसपास का क्षेत्र है। यह राज्य भी 2 भागों में बटा था। उत्तरी भाग में राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिण भाग की राजधानी महेशमती। महेशमती कहाँ सुनी आपने? बाहुबली फिल्म देखी है ना, महेशमती तो है वो बाहुबली में। तो ये जो दक्षिण गंगा की जो राजधानी दक्षिण भाग की, वो महेशमती थी, और उत्तरी इसकी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ये आपको याद रखना। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में यह भी एक था। बाद में यह मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया।
अवंती को। तो आपको एमपी का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, मध्य प्रदेश का, एमपी में मध्य प्रदेश का अवंती में आता है। और इसकी 2 राजधानी है, उत्तरकाली अवंती की, सॉरी उत्तर जो अवंती उसकी राजधानी उज्जैन है और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती है। मल्ल की बात करते हैं, यह भी एक गढ़ राज्य था जो 2 भागों में बटा हुआ था। यह भी एक गढ़ राज्य था और 2 भागों में बटा हुआ था। इसकी राजधानी कुशीनारा, मतलब अभी जो क्या है कुशीनगर, कुशीनारा लिखा ना, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, देवरिया जिले के आधुनिक, देवरिया कहाँ है, देवरिया गोरखपुर के पास में, गोरखपुर से ऊपर है, उसी के पास में लेफ्ट साइड में कुशीनगर है। तो वो पूरा क्षेत्र नेपाल के पास हो सकते हैं, वो मल्लों का क्षेत्र है, मल्ल। और दूसरी थी इसकी राजधानी पावा। मल्ल लोग अपने साहस और युद्ध प्रत्या के लिए, युद्ध मतलब प्रियता, मतलब युद्ध करना उनको अच्छा लगता था, के लिए विख्यात थे। मल्ल राज अनंत मगध द्वारा जीत लिया जाता है, ये भी मगध के द्वारा जीत लिया। तो मल्ल की लोकेशन आपको याद रखनी है। वर्तमान में जो देवरिया है गोरखपुर के ऊपर पड़ता है, लेफ्ट साइड में उसकी कुशीनगर का क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र मल्लों का है। उसकी 2 राजधानी है, एक पहले कुशीनारा थी जो कुशीनगर है अभी, और दूसरी पावा थी। पांचाल की बात करते हैं, कुशीनगर वही है जहाँ पे भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ था, मतलब आप कह सकते हो भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था वहां पर। पांचाल की बात करते हैं, यह जनपद, सॉरी महाजनपद है ये भाई, जनपद और महाजन में फर्क होता है। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद जिले, जो वर्तमान में बदायूं कहाँ है, बरेली के पास है। जब आप यूपी का मैप देखो तो बताया जाएगा बदायूं बरेली आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं अभी इसमें वर्तमान में ये एटा के आसपास के क्षेत्र हैं, ये एटा, इटावा, बदायूं, बरेली, ये सब ये उत्तराखंड में जाओगे आप तो उसके नीचे पड़ता है क्षेत्र पूरा। तो इसमें आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन में बदायूं और फर्रुखाबाद जिले दोनों को याद रखना है। रोहिलखंड के मध्य दोआब में था, रोहिलखंड भी इसी क्षेत्र को बोलते हैं। उसके मध्य का जो दोआब, दोआब मतलब कह सकते हो कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदियां बहती हों और एक उपजाऊ क्षेत्र। यह 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। ऐसे ही मल्ल 2 में था, उसकी दक्षिण की राजधानी एक की पावा थी, एक की कुशीनगर थी। ऐसे ही अवंती 2 में था, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ऐसे ही पांचाल है, पांचाल का उत्तरी भाग है उसकी राजधानी अहिच्छत्र है और दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य है। यह गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी, मतलब वहां इस तरह की गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी, मतलब इस तरह से वहां पे शासन किया जाता था। छेदी की बात करते हैं, यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में स्थित था। बुंदेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश का, उत्तरी मध्य प्रदेश का भाग और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, उसे बुंदेलखंड बोलते हैं। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। तो चेदियों की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी कहाँ है, बुंदेलखंड में। इसे बौद्ध साक्ष्य में सोतथवती कहा गया है। तो शक्तिमती को क्या है, सोतथवती। चेद लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। तो बुंदेलखंड का राजा था शिशुपाल, ये आपको याद रखना है। चेदी नरेश बोलते थे शिशुपाल को। शिशुपाल कहाँ का था, बुंदेलखंड का, वर्तमान में जो बुंदेलखंड का, जिसके शासनकाल में इस राज्य में बहुत उन्नति थी। जब शिशुपाल यहाँ का राजा था तो ये राज्य बहुत संपन्न राज्य था। इसी समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। ठीक है, इसी वंश की एक शाखा थी जो कलिंग में स्थापित हुई। कुरु की बात करते हैं, इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। यह बहुत खतरनाक राज्य है जिसके बारे में बात कर रहा हूं आपको, यह कुरु है। दिल्ली के आसपास का पूरा क्षेत्र कुरु में माना जाता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो नई दिल्ली है ना, इंद्रप्रस्थ, जिसकी स्मृति आज भी दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ गांव है, वहां माना जाता है कि यही कुरु की राजधानी थी। यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी, लेकिन नगर, जो उस समय राजधानी दिखाते हैं, लेकिन हस्तिनापुर एक नगर था। मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य, इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से मत्स्य की बात करते हैं। जब आप आरपीएस की तैयारी करोगे, मत्स्य राज्य के बारे में कई बार इसमें आता है, मत्स्य राज्य का विलय, तो एक नॉर्मल चीज है, तो आपको ये पता होना चाहिए मत्स्य राज्य राजस्थान में है। उसकी जो लोकेशन है, उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो राजस्थान में है। अब जगह आपको ध्यान रखनी कहाँ है। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। अलवर से चंबल तक था। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित। आज भी विराटनगर है, उसको मेरठ बोलते हैं। जयपुर से अलवर जाओगे तो विराटनगर रास्ते में पड़ता है। महाभारत के अनुसार पांडे ने यहाँ अपना अज्ञातवास बताया। पांडवों ने अपना अज्ञातवास मतलब एक तो वनवास था 1 साल का, अज्ञातवास था, तो अज्ञातवास का समय था वो यहाँ पे पांडवों ने गुजारा था। इसी में अर्जुन ने
इसी अज्ञातवास जब खत्म हुआ था तो अर्जुन ने सारे कौरवों को एक बार हरा दिया था। तो कौन सी लड़ाई में हराया था? विराटनगर के युद्ध में हराया था वो विराटनगर का युद्ध था, जयपुर के पास जो लड़ाई हुई थी। ठीक, कंबोज, इसको ये अक्सर पूछा गया, कई बार पूछा गया। कंबोज के बारे में पढ़ लेना, कंबोज कहाँ था। इसका उल्लेख सदैव गांधार के पास हुआ। गांधार कहाँ है? पाकिस्तान का ऊपर वाला क्षेत्र और है इसका अफगानिस्तान का दक्षिण वाला क्षेत्र गांधार है। अतः यह महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत की पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर, कश्मीर दिखा रहा है वो क्षेत्र वही है, बदख्खा के प्रदेश में स्थित रहा है। राजपुर और द्वारका इस राज्य के प्रमुख नगर थे। राजपुर और द्वारका कंबोज के प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। पहले इसमें राजशाही शासन था, फिर बाद में ये गणतंत्र बन गया। गणतंत्र मतलब एक तरह से लोकतंत्र बन गया। सुरसन की बात करते हैं। सुरसन जो महाजनपद है, इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये भगवान कृष्ण से संबंधित एक महाजनपद रहा है। अस्मक की बात करते हैं। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत 16 महाजनपदों में से एक ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में पड़ता था वो था अस्मक। तो ये कहाँ है? दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी। बाद में अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया। तो अस्मक को अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये कहाँ है? लोकेशन आपको याद रखनी है, गोदावरी के तट पर था ये अस्मक राज्य। इसकी राजधानी थी पोतली या पोदन। गांधार की बात करते हैं। यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित। मैं बताता रहा हूँ, जो कंबोज है ना, कंबोज की लोकेशन आपको कश्मीर का उत्तरी भाग वो याद रखना है और बदख्खा का क्षेत्र माना गया है। लेकिन जो उसी के साथ है वो गांधार के साथ ही होता है। लेकिन अब गांधार जो राज्य महाजनपद है वो पाकिस्तान का ऊपर वाला हिस्सा, पता है ना, पाकिस्तान का ऊपर वाला क्षेत्र और अफगानिस्तान का नीचे वाला क्षेत्र वो वही गांधार में आता है। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भू प्रदेश भी आता है। तो कश्मीर घाटी तो आएगी इसमें भाई, और तक्षशिला का भी क्षेत्र आएगा। तक्षशिला भी वहीं ऊपर। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला भारत दुनिया की मानते हैं सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। उस समय तो होगा ही होगा, तो पुरानी बात है, लेकिन तक्षशिला बहुत सबसे पुरानी मॉडर्न यूनिवर्सिटी मानते हैं उसको। ठीक है, तो ये महाजनपदों के बारे में अच्छे से इसमें मुझे नहीं लग रहा है इससे हटके कोई क्वेश्चन आएगा। एक बार और इंपॉर्टेंस वाली जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं उनको एक बार मैं बोल देता हूँ। 16 नंबर कितने महाजनपद है? कितने? 16। इसमें ये नहीं लिखा है, अंगुत्तर निकाय में इनके बारे में उल्लेख किया गया है ज़्यादातर है। अंग के बारे में बताया गया। अंग की राजधानी चंपा है, आपको याद रखना है। मुंगेर और भागलपुर इसका वर्तमान का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये मगध में विलीन हो जाता है। मगध के बारे में बात करते हैं। जो पटना और गया का जो क्षेत्र है वो मगध में पड़ता है। पहले इसकी राजधानी गिरविज थी, फिर उसके बाद राजगृह बनी और उदयन ने जब पाटलिपुत्र की स्थापना की तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गई। यह एक शक्तिशाली राज्य था। इसने कई राज्यों को अपने कब्जे में किया था। काशी की बात करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी थी उस समय। ठीक है, ये अपने आज जो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही पहले ये अपने ज्ञान और शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। ये किसमें विलीन हुआ? काशी, कौशल में। अब वत्स की बात करते हैं। वत्स जो राज्य है, यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी और कौशल के पश्चिम में स्थित था। ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के पास में पड़ती है कौशाम्बी। ठीक है, बज्जी की बात करते हैं। यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में, एक तो गंगा नदी के दक्षिण में वत्स और बज्जी गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी ऊपर नेपाल की तरफ पड़ता है। तो बज्जी और वत्स ये भूल जाते हैं ना, बज्जी उत्तर में पड़ता है और वत्स छोटा है तो वो नीचे दक्षिण में पड़ता है। ये याद रखना। वत्स मतलब छोटा बोलते नहीं, वत्स तो उससे जोड़ना आपको। ये छोटा मतलब नीचे दक्षिण पड़ेगा गंगा नदी के, और बज्जी ऊपर, ये ऊपर बैठा दो उसको। लोकेशन याद रखनी है, बहुत जरूरी लिखोगे। ये क्या था? ये एक 8 बताते हैं कि संघात्मक गणराज्य था। इसमें 8 कुलों से बना हुआ था। ये महावीर और महात्मा बुद्ध के समय एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली राज्य रहा है। ठीक है, कौशल की बात करते हैं। कौशल की राजधानी अयोध्या है। रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या बताई है, लेकिन कुछ बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही है। यही लाइन फंस जाएगी आपको, इसी में लिख देगा वो। कौशल की रामायण समय में राजधानी अयोध्या बताई गई है और बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती बताई गई। ये आपको पता होगा तभी आप इसमें टिक लगाओगे, नहीं तो वहां फंस जाओगे। ठीक है, अवंती की बात करते हैं। अवंती मध्य प्रदेश, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसमें अवंती है। 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैन और दक्षिणवर्ती की राजधानी है महेश्वती। महेश्वती के नाम से आपने बाहुबली फिल्म में सुना है। मल्लों के बारे में बात करते हैं। मल्ल का क्षेत्र है देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर से ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है, इसकी भी 2 राजधानी, एक तो कुशीनगर राजधानी, एक पावा दूसरी राजधानी है। ठीक है, पांचाल की बात करते हैं। पांचाल कहाँ है? बदायूं फर्रुखाबाद का क्षेत्र। पांचाल कहाँ पड़ता है? बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के क्षेत्र और रोहिलखंड और
रोहिलखंड के आसपास का क्षेत्र आप बोल सकते हो पांचाल है, ठीक है। और इसकी राजधानी अय क्षेत्र है। दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अय क्षेत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल थी। यह भी गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी, गणतंत्रीय व्यवस्था थी, यहाँ भी राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब गणतंत्रीय व्यवस्था के बहुत पहले उदाहरण भी हैं। आज ही गणतंत्र व्यवस्था नहीं है, पहले भी थी। चेदी की बात करते हैं। चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र है और यहाँ का राजा शिशुपाल माना जाता है। चेदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। शक्तिमती इसकी राजधानी रही है चेदी की। बौद्ध साक्ष्य में इसको सोतथवती बोलते हैं। कुरु की बात करते हैं। कुरु राज्य बहुत फेमस और बहुत शक्तिशाली, सबसे पावरफुल राज्य रहा है, लेकिन उसका उल्लेख है समयकालीन, थोड़ा सा आगे पीछे उल्लेख हो रखा है इनका। कुरु वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरुओं का क्षेत्र है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आज भी एक इंद्रप्रस्थ गांव वहां पे है। वो बताता है कि इंद्रप्रस्थ वो क्षेत्र है जहाँ पे पांडवों की राजधानी रही थी, जो पांडवों के लिए बसाई थी। फिर उसमें एक हस्तिनापुर भी इसी में, एक ज्यादा कुछ बता नहीं रखा है क्योंकि ये वैसी किताब है कि आप कह सकते हो कि एक तत्व बेस मानते हैं ना लोग, इतिहास को सुनाते हैं, लेकिन जब इसके बारे में बताओगे तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हस्तिनापुर उसकी राजधानी है, ठीक है। दूसरा नगर दिखाया गया लेकिन वो राजधानी भी रहा है। मत्स्य की बात करते हैं। जो मत्स्य है, मत्स्य कहाँ है? मत्स्य अलवर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। चंबल नदी तक फैला हुआ है। बैराट, जो विराट नगर है, आज वो अलवर और जयपुर के बीच में पड़ता है। इसी विराट नगर की लड़ाई में अर्जुन ने सारे कौरवों को हरा दिया था एक साथ। जो युद्ध बोलते हैं विराट नगर का युद्ध बोलते हैं, जहां पे कौरवों ने क्या, सॉरी, पांडवों ने अपना अज्ञातवास, 1 साल का अज्ञातवास, मतलब पूरी तरह गायब रहे थे, वो बताया था। कंबोज, कंबोज कहाँ है? कंबोज भी एक महाजनपद है। गांधार राज्य से सटे हुए मानते हैं। गांधार कहाँ है? गांधार था पंजाब, सो पाकिस्तान का ऊपर वाला हिस्सा और अफगानिस्तान का नीचे वाला हिस्सा गांधार माना जाता है। ठीक, गांधार राज्य की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी, इसमें कंबोज की राजधानी क्या बताइए? इसमें राजधानी के बारे में उल्लेख नहीं है इसमें। कंबोज की हटक थी, हाटक मुझे याद आ रही है, हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा, लेकिन हाटक कैपिटल है उसकी। उत्तरी भाग, जो कश्मीर का उत्तरी भाग और बदख्खा के प्रदेश को ही कंबोज का क्षेत्र माना गया है। सूरसेन, आपको पता है सूरसेन राज्य की राजधानी रही है मथुरा, और ये महाभारत काल में और पुराणों में इस राज बोलते हैं, इसका काफी उल्लेख है। और भगवान कृष्ण का संबंध सूरसेन से ही है, सूरसेन राजवंश से है। अस्मक, अस्मक दक्षिण भारत का एक राज्य है जो 16 महाजनपदों में अपनी गिनती रखता है, और ये अस्मक बाद में अवंती मिल गया था। इसकी लोकेशन है गोदावरी के पास स्थित है, गोदावरी के तट पर, और इसकी राजधानी पोतली और पोदन थी, ठीक है। गांधार की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले, जो पेशावर और रावलपिंडी जिले हैं, उस इसी राज्य में पड़ते थे। देखो, एग्जैक्ट लोकेशन कहीं किसी को नहीं पता है। जो लिखा है वो एक उसी आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं कि ये लिखा हो तो ये क्षेत्र इस क्षेत्र में पड़ता होगा, तो उसी बेस पे आपको याद रखना है, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला रही है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज भी बोलते हैं सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। उसमें शिक्षा केंद्र के लिए जाना था। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा। महाजनपदों के क्वेश्चन इससे हटके नहीं आएंगे।